अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारे बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट से उनके भी फीडबैक चाहिए होगा इस लिहाज से कि इन्होंने अभी जो फाइनेंस एक्ट 2024 में इम्पोर्टेंट चेंजेस की थी, जिसमें एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चेंज ये की थी कि एक्सपोर्टर्स को चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, उनको उन्होंने फाइनल टैक्स रिजीम से निकाल के मिनिमम टैक्स रिजीम में ले आए। तो इसके ऊपर थोड़े से उन लोग की भी फीडबैक मुझे चाहिए होगा कि सबसे पहली बात तो जब इन्होंने एमटीआर में इनको लेकर आए, मिनिमम टैक्स रेजिम में लेकर, तो इसका मतलब है पूरा ऑर्डिनेंस उन लोग के लिए ओपन हो गया। यानी कि अब आप उनका असेसमेंट भी होगा, उनका 122(a) का उनका ऑडिट भी हो सकता है, उनका मॉनिटरिंग पूरे साल की भी होगी अब उनके, और डिफरेंट नोटिस आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली बात ये है कि पहले जो एफटीआर का रेट था वो 1% था। अब इन्होंने ये कर दिया कि 1% के साथ साथ 147 में एडवांस टैक्स भी इन्होंने बोला कि भाई आप एडवांस टैक्स भी 1% दो, यानी कि 2% हो गया। तो फिर ये क्वार्टरली रिपोर्टिंग की बात क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो ये, जब ये इन्होंने कहा था कि भाई 147 जैसा आप क्वार्टरली फाइल करते हैं, इसका 147 इसका भी सुपर टैक्स का भी फाइल करें। सही है ना? ये सुपर टैक्स का भी आप मिनिमम टैक्स रिजीम में लेके जाएं भाई। तो एक चीज तो ये बात आ गई। दूसरी बात इन लोगों से सबसे ये पूछनी थी मुझे अभी आपको पता होगा सुपर टैक्स पे स्टे चल रहा है इस वक्त। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसपे उन्होंने कहा है कि भाई एफडीआर की इनकम को हम नहीं छेड़ रहे, आपको उस पे सुपर टैक्स नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इस एफडीआर उन्होंने कहा सब पे सुपर टैक्स देना पड़ेगा। तो एक्सपोर्टर्स की तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब आपको मिनिमम टैक्स में ले जाएंगे वो, तो उनका तो सारा एक्सचेंज गेन भी और एक्सपोर्ट भी सारे के ऊपर सुपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इससे इसका सेंट्रल आइडिया क्या निकलता है कि दे आर डिस्करेजिंग डिस्करेजिंग एक्सपोर्टर्स। और आप सब मेंबर्स को पता होगा एक बात के कि जो टैक्स की पेमेंट जो होती है या टैक्स का जो एक्सपेंस है आपके पास जो एफएस में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका आरओआई कोई नहीं होता। और आरओआई जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो उनका होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और एक एक्सपोर्टर्स को या एक मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करने का क्या रिबेट मिलता है? क्या टेक क्या मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा देना चाहिए ना। अगर आप सुपर टैक्स चार्ज करो, अगर आप एक एक बड़ी कंपनीज जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो 100% एक्सपोर्टर्स हैं, अगर आप उनसे 2% का टैक्स ले रहे हो और सुपर टैक्स भी ले रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप उनको रिबेट तो दो, ताकि अगर वो प्लांट एंड मशीनरी लगाते भी हैं, तो उनको क्रेडिट दो। और अगर टैक्स क्रेडिट देते भी हैं तो उसके साथ साथ वो टैक्स क्रेडिट वापस असेसमेंट के थ्रू वापस ले लेते हैं। असेसमेंट के थ्रू इसको वो टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ करवा देते हैं। आप वो कमिश्नर अपील के पास जाओ, ट्रिब्यूनल में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, पैसे ही देते रहो हर हर जगह पे, मिलना मिलाना कुछ नहीं होता। तो इन ये इसका रिलेशनशिप देख रहे कितना क्रिटिकल आता है कि आपका मतलब बजाय कि टैक्स पेयर को इंसेंटिव देने के, वो उसको डिस्करेज करें कि तुम अपना बिजनेस नहीं करो भाई, या आप जो भी करते हो ना, हमें तो पैसे चाहिए ही चाहिए। तो मेरी मतलब, और मजे की बात ये है कि इस चीज को किसी भी फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया। ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने इस चीज को चैलेंज किया कि भाई आप सुपर टैक्स लेने जाओगे। 2025 का साल तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो वाहियात साल होगा, मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल साल होगा उसके लिए। कि उसका एक्सपेंस भी इतना हो रहा होगा, और उससे वो उनसे एडवांस जो उसका होगा क्वार्टर का अगले साल में 25-26 के लिए, एडवांस टैक्स भी पे करो उनका, 2% भी पे करो। तो मतलब पेमेंट्स ही पेमेंट्स है और कोई रिबेट्स नहीं आ रही हैं। आप 2020 से 2020-21 से देख लें आप कि मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स के लिए कोई भी रिबेट्स या कोई टैक्स क्रेडिट ऐसा नहीं आ रहा है कि उसको इनकरेज किया जाए यार कि आप प्लांट मशीनरी लगाओ, अपनी सेल्स एक्सपोर्ट करो, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ। बजाय ये करने के लोग यहाँ से टैक्स पेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं कि यार वहां लगा लेते हैं, वहां वहां को प्लांटर मशीन लगा लेते हैं, उससे फायदा मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितना गहर मतलब कितना क्लोज रिलेशनशिप होता है कि अगर आप कोई भी टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं, तो एफबीआर वाले तो कितना ज्यादा इसका इफेक्ट आता है। वहां से सुपर टैक्स सेल्स टैक्स में देखे जाए तो उन्होंने वो ईएफएस था पहले, वो जीरो डिजिट था, अब उसको जीरो डिजिट से हटा के 18% में ले गए। यानी एक्सपोर्टर्स को तो हर जगह से पकड़ लो बस, कहीं ना कहीं से।
तो इन चीजों पे ना थोड़ा सा कंसर्न आप लोग की तरफ से भी, आप लोग का भी फीडबैक चाहिए होता है कि यार आप लोग भी कुछ बताएं इस चीज के बारे में कि यार एक हमारे मतलब हम सब जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनको नॉलेज उनकी गेन होती रहती है, और साथ साथ ये होता है कि क्या क्या टैक्स प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर में, ताकि हम लोग भी ये सोच अब होता ही है। देखिए ना, अगर आप सुपर टैक्स की बात है, अगर किसी कंपनी का लॉस निकल आता है, किसी कंपनी का अगर लॉस निकल आता है, मिनिमम टैक्स में लॉस निकल आता है, चले 29% पे एप्लीकेबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन उसका मिनिमम टैक्स तो उसने पे कर दिया ना। तो मिनिमम टैक्स में रखने का मकसद क्या हुआ? सर मैं आपको बताऊं, मिनिमम टैक्स के रखने का मकसद ये है कि इनको असेसमेंट में लेकर आओ, इनको मॉनिटरिंग्स में लेकर आओ, इनके ऑडिट्स में लेकर आओ। सिंपल सी बात है। अगर रखना ही था तो आप नॉर्मल नॉर्मल टैक्सेशन में रख लेते ना, यानी कि एनटीआर ही कर देते। मिनिमम टैक्स रेजिम में भी क्यों रखा है इसको फिर? आप खुद सोचे ना, फाइनल और मिनिमम टैक्स में डिफरेंस क्या बच गया? सिर्फ यही कि असेसमेंट होगी, ये सब चीजें होंगी। तो ये कुछ चीजें जो मेरे माइंडसेट में आई थी, शायद मे बी पॉसिबल, आई एम रॉन्ग, बट कि थिंग्स आर गोइंग नॉट गुड फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। मतलब बजाय इनिशिएटिव देने के, अगर आप सुपर टैक्स की, अगर आप 2024 से तो नॉर्मल सुपर टैक्स आपको देना है एनटीआर पे, अगर किसी कंपनी का लॉस है तो इसका मतलब ये है कि उसको सुपर टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, उसको देना ही देना पड़ेगा उसको। अगर इसके लॉसेस नहीं है, चले प्रॉफिट भी है, अगर प्रॉफिट आ गया तो आप समझे मिनिमम टैक्स 1.25%, 113 वाला है, एक सिंपल मैन्युफैक्चरर, पर किसी की इनकम 10% तो होगी होगी, तो 11% तो आपको पे करना ही करना है। लाभ वाला पे करना ही करना है आपने। अगर आपका टैक्स क्रेडिट, अगर वो एडवांस टैक्स आपका बच गया तो सही है, अदरवाइज आपको पे करना ही करना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये लॉस 1.25% हटा भी दो, 1.25% हटा भी, तभी 10% की लायबिलिटी तो आपके पास बुक होनी ही होनी है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी पेनफुल साबित होती है कि यार हम किस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, इन चीजों को कैटर कर सकते हैं। मुझे 100% लगता ही है कि जब से सुपर टैक्स का केस आ रहा था ना, इनको पता था कि अभी जजमेंट कोई पास हो ही नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, उठा के दो फाइनेंशियल 2024 में वो सारे एक्सपोर्टर्स को उठा के एफटीआई से उठा के नॉर्मल टैक्स में डाल दी, ताकि कम, अगर एफटीआई में तो वैसे ही देनी नहीं पड़ा, 1% पे दे दिया, और यहाँ पे मिनिमम टैक्स में ले जाओगे तो 2% तो देंगे ही देंगे ये, और सुपर टैक्स भी देंगे साथ साथ, सुपर टैक्स भी देंगे तो वो भी देंगे। तो यार अगर ये बातें सारी हो रही हैं, आप खुद सोचे मेंबर्स, ये पैसा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे कहाँ लग रहा है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे तो कोई, अब मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उसको पता नहीं है, कोई बाहर का इन्वेस्टर आपके यहाँ पे क्यों इनिशिएटिव लेगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा इस चीज के ऊपर? तो ये कुछ चीजें थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस पे अपना फीडबैक हो तो ताकि दें, ताकि हम लोग भी कंपनीज के लिए टैक्स प्लानिंग को अच्छी कर सकें, ताकि कभी किसी फोरम पे बात हो तो इस चीज को उठाया जाए। तो आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।